बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं हेतु मॉडल पेपर के बारे में। मनोविज्ञान के अर्थात साइकोलॉजी के मॉडल पेपर के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि सॉल्व मॉडल पेपर होगा आपका, अर्थात जो लिखित तरीके का आपका पेपर होने वाला है उसका मॉडल पेपर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और उसमें आपको प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है इसको भी साथ साथ बताने का प्रयास रहेगा। ओके, तो मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा जो लगी हुई है आपकी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो आप सभी लोग एक प्रकार से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी। ओके, आपके पेपर का क्या नाम है भाई? तो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्या नाम है? बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आपके पेपर का नाम है। और सभी विश्वविद्यालयों का लगभग क्या पूरा का पूरा सिलेबस जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार सबका सेम ही है। मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, ये आपका प्रथम सेमेस्टर में जब आप प्रवेश लेते हैं और आप मनोविज्ञान लिए हुए होते हैं तो आपको यही पढ़ना होता है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। और इससे पहले एक मॉडल पेपर और हमने दे दिया है मनोविज्ञान का, उसको भी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी दिया है हमने। तो ये जो वीडियो है, आज का जो सेशन है आपका, इससे लिखित वाले भी लाभान्वित हो सकेंगे और ऑब्जेक्टिव वाले भी लाभान्वित हो सकेंगे। तो दोनों छात्र इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित होंगे। ये बहुत ही अच्छा एक प्रकार से वीडियो आपके समझ में दे रहा हूँ। मॉडल पेपर है 2022 की परीक्षा के लिए, लेकिन आने वाली परीक्षा 2023-24 इन सभी के लिए भी ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को। बिना समय गवाए हुए आसानी से हम हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने हिंदी का देखा होगा, जियोग्राफी का देखा होगा। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं जियोग्राफी का, अभी आप लोगों ने देखा होगा रात के 8 बजे से अभी जियोग्राफी क्लास लगी हुई थी, आप लोगों ने देखा उसको। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं भाई कि बीए प्रथम सेमेस्टर में मनोविज्ञान से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो बीए प्रथम सेमेस्टर 2022 मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी, पेपर का नाम है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसको हिंदी में मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं के नाम से पेपर का आपके नाम है, इसके नाम से जाना जाता है। बात की जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने इसमें रखा है और उसके आंसर को भी बताने का प्रयास किया जाएगा। मॉडल पेपर 2022 की और सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा आपके। चलिए बात कर लेते हैं भाई। जो है आपका पेपर जो होगा वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। खंड आ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड बा से लघु उत्तरीय, खंड सा से दीर्घ उत्तरीय। खंड आ से जो अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे उनमें 10 प्रश्न होंगे और 10 के 10 को आपको करना होगा और एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। अगर आपने 50 शब्द में अच्छे तरीके से उस प्रश्न के उत्तर को दे दिया, निश्चित तौर पर आपको 2 अंक जो है एक प्रश्न के प्राप्त होंगे। इस प्रकार से 20 नंबर आपको खंड आ दिलाएगा और इसी प्रकार से आगे ही प्रश्नों का जो एक प्रकार से जो अंक होंगे वो प्रश्न पत्र में आपके लिखे हुए होंगे। प्रश्न पत्र में आपको दोनों भाषाओं में पेपर मिलेगा, अर्थात हिंदी में लिखा रहेगा और अंग्रेजी में भी उसी के नीचे लिखी रहेगी उस प्रश्न की। आइए बात कर लेते हैं कि खंड आ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और कौन कौन से। पहला प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का अर्थ या मनोविज्ञान की परिभाषा एग्जाम्स में जरूर पूछेगा। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार मनोविज्ञान है क्या। 50 शब्दों के बारे में मैं आपको यहाँ पर मनोविज्ञान के बारे में निश्चित तौर पर आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों तक यह वीडियो पहुँचा दीजिए। ओके, मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आप लिखेंगे कि मनोविज्ञान शब्द को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, सबसे पहली बात अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी जो शब्द है वो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। किसके? यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है आपका कौन सा? पहला शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों साइके। पहला शब्द कौन सा है आपका? साइके। और दूसरा शब्द कौन सा? साइके की स्पेलिंग क्या होती है? PSYCHE, ये साइके की स्पेलिंग है। उसके बाद में दूसरा जो शब्द आपका होता है उसका जो है दूसरा शब्द है वो कौन सा है? लोगास। क्या है भाई? लोगस या फिर लोगास। ठीक, तो ये लोगास और साइकी, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना साइकोलॉजी। किससे? जो भी लॉजी शब्द होता है अंग्रेजी में, जितने भी लॉजी शब्द हैं वो सारे के सारे यूनानी भाषा के आपके बोलेंगे तो लोगस शब्द से बना हुआ है। और जो साइके शब्द है, जो साइको जो शब्द बना है साइके से बना है। साइको मतलब कि 2 शब्दों से मिलकर के साइकोलॉजी आपका बनता है। पहला शब्द है साइके और दूसरा कौन सा होता है? लोगस या लोगास। और बात की जाए साइके का मतलब क्या होता है,
तो आप लिखेंगे कि साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगास माने होता है विज्ञान या शास्त्र, या फिर आप जो भी जो है विषय वस्तु बोल दीजिए इसको। तो विज्ञान या शास्त्र से तात्पर्य आता है लोगस का, और साइके मतलब होता है आत्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसका हम अर्थ निकालें तो इसका मतलब क्या होता है, आत्मा के विज्ञान से तात्पर्य निकलता है कि उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन कोई भी विचारक इस बात का उत्तर ना दे सका कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का जो जब स्वरूप ही नहीं पता है तो उसका अध्ययन कैसे हम लोग करेंगे। तो जब विद्वानों ने इस पर विचार विमर्श किया कि अगर आत्मा के स्वरूप को ही हम लोग नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं तो फिर आखिरकार उसका अध्ययन कौन सा विद्वान कर मतलब कि जो है कौन सा विज्ञान कर पाएगा। तो इसीलिए इस बात का खंडन कर दिया गया। निश्चित तौर पर अगर शाब्दिक अर्थ की बात की है तो यही होता है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये कुछ दिनों तक बातें चलती रहीं। आत्मा के विज्ञान की परिभाषा को अमान्य करने के पश्चात मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान समझा जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को भी निश्चित नहीं किया जा सका। 19वीं शताब्दी की बात है, उसमें मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कह करके परिभाषित करा, और जो है परंतु मनोविज्ञान के इस स्वरूप को भी जो है स्वीकार नहीं किया गया विद्वानों के द्वारा, क्योंकि मनोविश्लेषणवादियों ने यह सिद्ध किया कि चेतना का व्यवहार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र चेतना का अध्ययन मान लेने से पशु पक्षियों, बालकों तथा जो विक्षिप्त लोग हैं उनको चेतना का अध्ययन संभव नहीं हो सका, और ऐसी दशा में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी स्वीकार नहीं किया गया। तो इसको भी नकार दिया गया। उसके बाद में बात की जाए जो है लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान कैसा है। बात की जाए तो वास्तव में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन वस्तुनिष्ठता के साथ ही किया जाता है। अन्य शब्दों में किसी भी प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण अन्य किसी भी विज्ञान या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इसी कारण ही 20वीं शताब्दी की बात है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की जो है व्यवहार मतलब कि व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान को माना गया। और एक व्यक्ति हैं ई वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वर्तमान काल में मनोविज्ञान इसी अर्थ में स्वीकार किया जाता है, और मनोविज्ञान की यही परिभाषा वर्तमान काल में प्रासंगिक है, और यही परिभाषा सर्वमान्य। कौन सी? कि मनोविज्ञान जो है किसका विज्ञान है भाई? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो आपसे अगर परिभाषा पूछी जाती और आपसे अर्थ पूछा गया तो दोनों तरीके से आप लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक व्यक्ति हैं लुंडबर्ग महोदय मनोविज्ञान की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि नियमित, क्या परिभाषा देते हैं भाई? मनोविज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि के बारे में प्रकाश डालने को लेकर के कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछ ले। तो एक व्यक्ति हैं लुंडबर्ग महोदय, और इनका कथन बड़ा फेमस है इसीलिए हमने इसको बताना उचित समझा। लुंडबर्ग महोदय कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि नियमित अवलोकन एवं प्रदत्तें की नियमित व्याख्या व वर्गीकरण से युक्त होती है। हमारे दैनिक जीवन के निष्कर्षों तथा वैज्ञानिक कहे जाने वाले निष्कर्षों में मुख्य अंतर उसके स्वरूप, कठोरता, सत्यापित हो सकने की शक्ति तथा सामान्य वैधता पर निर्भर करती है। ये बात लुंडबर्ग महोदय ने कहा वैज्ञानिक विधि के बारे में। वैज्ञानिक विधियों की बात की जाए तो इसके जो है इसके बारे में कुछ बातें हैं, उनको सुन लीजिएगा, बड़ी फेमस बातें हैं कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा निष्कर्षों का सामान्यीकरण सफलता या सरलता पूर्वक किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब वैज्ञानिक विधि के द्वारा क्या करते हैं, पूर्व कथन का जो है अनुमान लगा सकते हैं। और तीसरी बात इसकी ये है कि वैज्ञानिक विधि प्राकृतिक घटनाओं एवं चरों के मध्य संबंध खोजने के लिए वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग करती है। इसी प्रकार से इस विधि में मतलब कि सत्यापनशीलता की क्षमता भी पाई जाती है। कई प्रकार से चीज़ें होती हैं, तो इन समस्त उद्देश्यों को मनोविज्ञान पूरा करता है। तो मनोविज्ञान को विज्ञान हम कह सकते हैं, अर्थात मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वैज्ञानिक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम से अगर इसकी प्रकृति को लेकर के प्रश्न पूछेगा तो लुंडबर्ग का ये कथन और ये इतनी बातें अगर आप लिख देंगे एग्जाम से में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं। छोटी छोटी परिभाषा है। एक व्यक्ति हैं काल्सनिक महोदय मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। जबकि वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण में संपर्क होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। क्या कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण में संपर्क होने वाले
मानव व्यवहारों का विज्ञान है। जबकि मर्फी महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान यह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों की उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो वे अपने वातावरण में करते हैं। ठीक, एक परिभाषा है बोरिंग महोदय की, बड़ी छोटी सी परिभाषा है, याद कर लीजिएगा इसको, कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। ये बोरिंग महोदय कहते हैं। एक व्यक्ति है मन महोदय भी इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं मनोविज्ञान की, कि मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए जो आंतरिक अनुभव होते हैं एवं बाह्य व्यवहार जो होते हैं उनका विधायक निशान होता है मनोविज्ञान। ये परिभाषा मन ने दी। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा सकता है, मेडिटेशन से क्या लाभ है? मेडिटेशन से क्या लाभ होता है भाई? मेडिटेशन से क्या लाभ होता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, मेडिटेशन से क्या लाभ होता है। बात की जाए मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन से पहला लाभ ये होता है, लिखेंगे पहला लाभ क्या होता है मेडिटेशन से। पहला लाभ होता है आपका कि ध्यान चिंता को नियंत्रित करता है। कौन? मेडिटेशन। दूसरी बात ये है कि ध्यान तनाव के स्तर को कम कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि मेडिटेशन से चिंता विकार वाले लोगों में चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है मेडिटेशन से। चौथी इसके लाभ ये है मेडिटेशन का कि मेडिटेशन जो होता है मन को शांत करने में काफ़ी लाभकारी होता है। ठीक, पांचवी इसकी जो है इसके विशेषता या फिर बोल सकते हैं लाभ जो है कि मेडिटेशन जो होता है भावात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। छठवां इसका लाभ है कि ध्यान आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। ये किसको? ध्यान आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। बात की जाए मेडिटेशन की, मेडिटेशन माने होता है ध्यान। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेडिटेशन को अंग्रेजी में मतलब कि मेडिटेशन अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसको ध्यान या फिर एक प्रकार से बात की जाए ध्यान या फिर कहीं पर ध्यान लगाना बोल सकते हैं। तो ये चीज़ होती है मेडिटेशन, उसी को कहते हैं। और भी लाभ हो सकते हैं मेडिटेशन के, जैसे कि सातवां लाभ हो सकता है आपका जो है यह उम्र से संबंधित स्मृति हानि को कम कर सकता है ध्यान। और आठवीं बात यह है कि जो ध्यान होता है यह दया पैदा कर सकता है। तो ये कई लाभ हैं इसके जो कि हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, अवधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। अवधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया भाई? प्रश्न आपसे पूछा गया कि अवधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। 5 विशेषताएं पूछ रहा है किसकी? अवधान की। अवधान के बारे में बात की जाए तो अवधान होता क्या है आपसे पूछा गया। ध्यान जो है अवधान की विशेषताएं पूछा गया है। अवधान के बारे में बात की जाए तो अवधान को अंग्रेजी में अटेंशन कहा जाता है। अवधान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अटेंशन कहा जाता है। इसके करैक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं और 5 करैक्टरिस्टिक्स आपको अर्थात 5 विशेषताएं लिखनी है। पहली विशेषता सुनिए भाई, पहली विशेषता अवधान की होती है कि जो अवधान होता है वह स्वतंत्र केंद्रीय क्रिया होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र भी होती है लेकिन केंद्रीय होती है। ठीक है, स्वतंत्र केंद्रीय क्रिया होती है। दूसरी बात यह है कि संवेदनात्मक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रकार का पुनर्बलन है। क्या? संवेदनात्मक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रकार का पुनर्बलन होता है। कौन? अवधान। और तीसरी इसकी विशेषता होती है अवधान की कि यह प्रत्यक्ष मतलब कि प्रत्यक्षिक संगठन को स्पष्टता प्रदान करता है। चौथी इसकी विशेषता है कि अवधान में व्यक्ति केवल चुनी हुई उत्तेजनाओं का प्रत्युत्तर देता है। पांचवी विशेषता इसकी अवधान की कि अवधान के द्वारा उद्दीपक समूह चेतना केंद्र में लाए जाते हैं। और छठवीं विशेषता इसकी ये है, 5 ही पूछी गई थी लेकिन छठवीं भी लिख लीजिएगा, ध्यान की क्रिया मतलब कि ध्यान की जो प्रक्रिया होती है वो गयात्मक होती है। क्या? ध्यान की प्रक्रिया गयात्मक होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ध्यान अवधान ये सब बातें लगभग तात्पर्य एक से, मेडिटेशन इन सभी का तात्पर्य लगभग एक से माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अटेंशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, अटेंशन। ओके, मेडिटेशन अटेंशन का लगभग एक ही से शब्द हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर पाया जाता है सभी में। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष चौथा नंबर प्रश्न है, ध्यान होता क्या है? अवधान होता क्या है? ध्यान होता क्या? ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान की परिभाषा को लेकर के एक व्यक्ति हैं रास, और रास महोदय कहते हैं कि अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया होती है। अर्थात अंग्रेजी में अगर लिखें तो अटेंशन इज आ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। ओके, ये कथन किसका है? ये रॉस महोदय का कथन है। एक व्यक्ति है मन, और मन की परिभाषा देते हुए मन ने कहा अवधान की परिभाषा को देते हुए
कि अवधान को किसी भी दृष्टिकोण से देखें, विश्लेषण में अंत में वह एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अर्थात अटेंशन फ्रॉम व्हाट एवर एंजल रिकॉन्ड्राइजेशन, इट इज़ अ लास्ट एनालिसिस अ मोटिवेशनल प्रोसेसेस। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। वार्ड महोदय ने कहा कि अवधान की क्रियाएं क्रियात्मक और ज्ञानात्मक क्षेत्रों में किसी व्यक्ति का संबंध पदार्थ से स्थापित करती हैं। जेम्स महोदय कहते हैं कि चेतना से अस्पष्टता के लिए अवधान आवश्यक होता है। इस प्रकार से अवधान की कई विशेषताएं हैं, तो ये हमने आपको बता ही दी। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, नैमित्य अनुबंधन के प्रकार बताइए। नैमित्य अनुबंधन के प्रकार बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है भाई। नैमित्य अनुबंधन क्या होता है, फटाफट से आप लोग अगर पता है तो आप लोग कुछ भी जो भी पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। बात करने के बजाय आप कमेंट सेक्शन में अगर यही सब लिख दें जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न ही केवल उतार करके लिख दें तो आपका कुछ भला हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया है कि नैमित्य अनुबंधन के प्रकार बताइए। नैमित्य अनुबंधन के प्रकार बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नैमिक अनुबंधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पुरस्कार नैमित्य अनुबंधन। क्या? पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन। दूसरा होता है आपका परिहार नैमित्तिक अनुबंधन। और तीसरा होता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों अकर्म नैमित्तिक अनुबंधन। और चौथा जो होता है आपका उसका नाम है दंड नैमित्तिक अनुबंधन। तो ये 4 जो है नैतिक मतलब कि नैमित्तिक अनुबंधन के प्रकार हमने बता दिए। ओके, ये क्लियर होगी बातें। आगे देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कहा जाता है अंग्रेजी में नैमित्तिक को। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और प्राचीन को जो एक प्रकार से बात की जाए, एक प्राचीन जो है अनुबंधन होता है और एक नैमित्तिक का अनुबंधन होता है। तो अनुबंधन की स्थापना सहज है प्राचीन की बात की जाए, और जो नैमित्तिक होता है वो प्राचीन अनुबंधन का सहारा लिया जाता है इसमें। और शुद्धता का अभाव होता है प्राचीन में, जबकि शुद्धता नैमित्तिक में पाई जाती है। तो ये कई चीज़ें हैं। ओके, अनुबंधन पर पुनर्बलन निर्भर नहीं है प्राचीन में, और उपयुक्त अनुबंधन में जो है पुनर्बलन जो है निश्चित है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई? 5वां नंबर प्रश्न है कि उत्तम स्मृति के लक्षण बताइए। उत्तम स्मृति के लक्षण बताइए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। उत्तम स्मृति के लक्षण बताइए। स्मृति माने क्या होता है भाई? स्मृति माने क्या होता है? अंग्रेजी स्मृति की आप लोग बताने का प्रयास करें। सभी लोग, जितने भी लोग बात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, सभी लोग जो है स्मृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं लिखने का प्रयास करेंगे। स्मृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फटाफट से लिखने का प्रयास करो। चलो सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के पास। ओके, स्मृति के बारे में बताएं। उत्तम स्मृति के लक्षण क्या होते हैं? हालांकि हमने स्मृति की केवल आपसे क्या पूछी है, हमने आपसे स्मृति की अंग्रेजी पूछी है। स्मृति माने मेमोरी होता है। क्या? मेमोरी जैसे कि आपका पहले जब आपका मल्टीमीडिया फ़ोन छोटा सा चलता था तो उसमें मेमोरी लगती थी, तो मेमोरी का मतलब होता है हिंदी में, उसी को हिंदी में स्मृति कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। स्मृति की बात किया तो स्मृति है क्या भाई? तो एक व्यक्ति हैं जेम्स ड्रेबर महोदय स्मृति की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि स्मृति जीवित प्राणियों की विशेषता है जिन गुणों के कारण प्राप्त अनुभवों के प्रभावों को पीछे छोड़ता है, जो भावी व्यवहार तथा अनुभव में परिष्कार करते हैं। उन गुणों के कारण इतिहास होता है और जिसे वे अपने आप अंकित करते जाते हैं। यही होती है स्मृति। अर्थात जो पिछली घटनाएं हैं, जो पिछली कुछ बातें हैं, अगर वो आपके दिमाग में जो है वो क्लिक करती हैं, वो आपके दिमाग में हैं, वही स्मृति होती हैं। जो आप पिछली घटनाओं को अगर याद करने की क्षमता आपके अंदर है तो वही प्रक्रिया आपकी स्मृति कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग विद्वानों ने स्मृति की अलग अलग परिभाषा दी है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं स्मृति की परिभाषा को देते हुए, क्या कहते हैं भैया वुडवर्थ कहते हैं कि अर्जित अनुभव के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। अर्जित अनुभव के सीधे उपयोग के अर्थात आपने क्या अनुभव किया और अनुभव क्या क्या प्राप्त किया, आपने अभी तक का जीवन जो आपका बीता उसमें आपने क्या क्या सीखा, उसी का सीधे अगर आप उपयोग करते हैं, जो आपने सीखा है तो उपयोग करना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। ऐसा वुडवर्थ महोदय मानते हैं। ये बात क्लियर हो गई एकदम से। तो स्मृति के संबंध में मनोवैज्ञानिक पहचान
तथा संबद्धता पर बल देते हैं। वास्तविकता यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि स्मृति पहचान ही है जो चाहे संबद्धता से प्रभावित हो अथवा किसी अन्य कारण से। पूर्णाकार मनोविज्ञान के अनुसार यदि हम किसी छात्र को आ का ज्ञान कराते हैं तो वह आ का ज्ञान होगा, ना कि बा का ज्ञान होगा। इसी प्रकार से संख्याओं के 14, 18 लिखे तो 14 में 1 तथा 4 की पहचान अलग अलग ना होकर के 14 की पहचान होती है। तो ये सब कहीं ना कहीं पे स्मृति के ही भाग होते हैं। स्मृति कई प्रकार की होती है। एक होती है रटंत स्मृति, जो बच्चे रट लेते हैं। एक होती है जो है आपकी तार्किक स्मृति, कि तर्क के हिसाब से आप पता लगा लें, मतलब कि किसी चीज़ को याद कर लें। एक होती है अस्थायी स्मृति, और अस्थायी स्मृति खास करके वयस्क और प्रौढ़ व्यक्तियों में पाई जाती है। इसी प्रकार की स्मृति का आधार विवेक एवं तर्क होता है। और चौथी प्रकार की जो स्मृति होती है वो अस्थायी और तत्कालिक स्मृति होती है। इस स्मृति में केवल उतने समय के लिए होती है जितनी इसकी आवश्यकता होती। सिनेमा हॉल में बैठ करके देखी जाने वाली कहानी उसी समय तक याद रहती है। बाद में हाल से निकलते ही बहुत सी बातें आप भूल जाते हैं, और तथ्यों को भी जो भी उसमें बताए गए डाटा हैं उनको भी आप लोग भूल जाते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है कि उत्तम संस्कृति के लक्षण बताइए। तो उत्तम संस्कृति के कई लक्षण हैं। पहला लक्षण होता है शीघ्र याद हो जाना। ये उत्तम स्मृति, अगर किसी के पास स्मृति जिसकी अच्छी होगी, उत्तम होगी, उसको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, अर्थात रेपिडिटी ऑफ लर्निंग। ओके। दूसरी विशेषता होती है भाई उत्तम स्मृति की, गुड मेमोरी की, धारणा का अस्थायित्व। क्या धारणा का अस्थायित्व, मतलब कि कोई चीज़ है, अच्छी स्मृति की द्वितीय विशेषता धारणा का अस्थायित्व है। और इसके अनुसार जो व्यक्ति जितने अधिक समय तक याद रखता है उसकी स्मृति ही अच्छी मानी जाती है। कि कोई बात उसको 5 साल पहले किसी ने बताई थी और आज भी अगर उसको याद है तो उसकी स्मृति कैसी है, उसका एक प्रकार से स्मृति गुड मेमोरी है, अर्थात अच्छी स्मृति है, उत्तम स्मृति है। ओके। तो धारणा का अस्थायित्व का मतलब यही होता है कि देर तक याद रही बातें। तीसरी बात यह है कि उपादेयता मतलब होता है कि अच्छी स्मृति उसे कहा जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती। जैसे कि बात करें अगर उपादेयता का मतलब, अगर एक उदाहरण समझें तो उदाहरण आप सुनिएगा कि किसी विद्यार्थी ने परीक्षा के उपयोगी जिस सामग्री को याद किया है वह परीक्षा देते समय भी उसको वह याद है तो उसकी स्मृति को अच्छा माना जाएगा। इसी को कहते हैं उपादेयता, अर्थात जिसके लिए उसने याद किया है जब उस पर प्रयोग करने जाए तो वो सही तरीके से वहाँ पर याद रहे उसको। ठीक, ये बात है। चौथी इसके लक्षण होता है उत्तम संस्कृति का, मतलब कि उत्तम स्मृति का कौन सा लक्षण होता है कि व्यर्थ की बातों को भूलना, यानी फॉरगेटिंग ऑफ मतलब कि यूजलेस थिंग्स। तो इसको भूल जाना अच्छी स्मृति का एक उदाहरण होता है। ठीक। पांचवी बात ये होती है पुनः स्मरण में यथार्थता, अर्थात एक्यूरेसी ऑफ रिकॉल। स्मृति की अंतिम व अति महत्वपूर्ण विशेषता उसकी पुनः स्मरण की यथार्थता होती है। एक व्यक्ति किसी बात को एक बार याद कर लेता है, वह जब वह उसका पुनः स्मरण करता है तो वह उसकी चेतना में उसी प्रकार आ जाता है जैसा कि उसने याद किया था। तो यह उसकी अच्छी स्मृति कहलाएगी। और इसी प्रकार पुनः स्मरण की यथार्थता अच्छी स्मृति का एक आवश्यक लक्षण होता है। तो ये 5 विशेषताएं जो जिस भी स्मृति में होगी वो स्मृति निश्चित तौर पर उत्तम स्मृति होगी। पहला कौन सा, शीघ्र याद होना। दूसरा धारणा का अस्थायित्व। तीसरा उपादेयता। चौथा व्यर्थ की बातों को भूलना। पांचवा पुनः स्मरण में यथार्थता। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मान लेते एक बार आपने कोई बात किसी को बताई, फिर दोबारा से अगर वही बात पूछे 1 साल के बाद में तो फिर आपने उसी तरीके से बता दिया। तो ये आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न है विस्मरण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्या है, विस्मरण को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। विस्मरण के लिए प्रश्न पूछा गया कि विस्मरण को परिभाषित कीजिए। विस्मरण की बात की जाए तो एक व्यक्ति हैं फ्रायड महोदय। फ्रायड महोदय मनोविश्लेषण शास्त्री हैं और मनोविश्लेषण शास्त्री होने के नाते विस्मरण की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अप्रिय अनुभवों को स्मृति से दूर रखने की प्रवृत्ति को विस्मरण कहते हैं। अर्थात जो आपकी अप्रिय अनुभव है, मतलब जो प्रिय अनुभव होंगे वो तो आपको याद होंगे, लेकिन जो आपके अप्रिय अनुभव होंगे वो आपको नहीं याद रहेंगे, अर्थात आपकी स्मृति में नहीं रहेंगे। और जो चीज़ें आपकी स्मृति में नहीं रहती हैं तो वही चीज़ क्या होती हैं, और वही जो स्मृति से आपको दूर रखे, अर्थात कोई चीज़ आपको भूल जाए। विस्मरण माने होता है फॉरगेटिंग। विस्मरण माने क्या होता है, फॉरगेटिंग, यानी डेफिनेशंस ऑफ फॉरगेटिंग आपसे पूछा गया इसमें। तो अप्रिय अनुभवों को स्मृति से दूर रखने की प्रवृत्ति को ही विस्मरण कहते हैं। ओके। दूसरी विद्वान है एक मन।
मन नामक विद्वान जो है इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि जो कुछ सीखा गया है उस धारणा की असफलता का नाम ही विस्मरण है। क्या? जो कुछ भी आपने सीखा है उस धारणा की असफलता, अर्थात आपने जो कुछ भी सीखा वो आप भूल जाओ तो वही क्या होता है? आपका विस्मरण होता है। क्या? विस्मरण। बी माने होता नहीं, स्मरण माने होता याद रहना। तो आपको जब कोई चीज़ ना याद रहे, जो कि याद रहने वाली चीज़ हो, तो उसी को विस्मरण कहते हैं। एक विद्वान है जो है एबिंगहास की बात की जाए तो 1805 ईस्वी में जन्म होता है, 1905 ईस्वी में मृत्यु। इन्होंने विस्मरण को एक मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप माना है और इन्होंने कहा विस्मृति की परिभाषा को देते हुए, या विस्मरण विस्मृति एक ही बात है, इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि विस्मृति एक प्रकार की निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। क्या? एक प्रकार की निष्क्रिय प्रक्रिया होती। कौन? विस्मृति। ये बात क्लियर हो गई। स्मृति जो है को कई तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे कि मानसिक स्थिति, अभिप्रेरणा, सार्थक सामग्री, पुनरावृत्ति, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, पाठ्य सामग्री, ये सब, परीक्षण, शिक्षा की इच्छा, ये सब प्रभावित करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्या है? बुद्धि को परिभाषित कीजिए भाई। डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि की बात की जाए तो एक व्यक्ति है टर्मन महोदय बुद्धि की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्या है भाई? योग्यता है। क्या? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्या? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा? टर्मन महोदय ने कहा। और दूसरी परिभाषा किसने बताई भाई? वुडवर्थ महोदय ने बताई। क्या कहा वुडवर्थ महोदय ने? कि बुद्धि कार्य करने की क्या होती है? एक विधि होती है। तो कार्य करने की एक विधि होती है बुद्धि, ऐसा किसने कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा। एक व्यक्ति है विलियम स्टर्न भी बुद्धि की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है। क्या? बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता होती है। तीसरी बात जो है, तीसरे विद्वान है आपके जो है, चौथे विद्वान में हो सकते हैं, तीसरे पे तो हमने बता दिया। काल्विन महोदय बुद्धि की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो काल्विन महोदय कहते हैं बुद्धि की परिभाषा को देते हुए कि यदि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता रखता है तो उसमें बुद्धि है। क्या? यदि कोई व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है तो, या फिर उसकी योग्यता रखता है तो उसमें समझिए कि बुद्धि उसमें है। अर्थात कोई प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्टमेंट कर ले, अपने आप को उसी के परिवर्तन के मतलब कि प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, तो उसके अंदर बुद्धि है। एक व्यक्ति है पिंटनर महोदय कहते हैं बुद्धि की परिभाषा को देते हुए कि जीवन की नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार से विद्वानों ने दी है। जो है इस प्रकार से बात की जाए, अगर तमाम सारी परिभाषाओं को हम देखें तो हम बुद्धि के बारे में तमाम सारी बातें आपको बता सकते हैं। जैसे कि विशेषता आप चाहे पूछे, चाहे उसके बारे में अगर आपको समझना बुद्धि क्या है, तो पहली बात बुद्धि से रिलेटेड आप लिखिएगा कि बुद्धि सीखने की क्या होती है? बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। दूसरी बात यह कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन की क्या होती है? बुद्धि योग्यता होती है। तीसरी बात यह कि बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता रखती है। चौथी बात यह कि बुद्धि अनुभवों को प्रयोग करने की योग्यता है। और पांचवी बात यह है कि बुद्धि समस्या का समाधान करने की योग्यता है। और छठवीं बात इसकी यह है कि बुद्धि एक विशेष प्रकार की योग्यता एवं योग्यताओं का संयोगीकरण होता है जिसकी सहायता से व्यक्ति विवेकपूर्ण चिंतन कर सकता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपकी। बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि बुद्धि के प्रकारों पर प्रकाश डालिए या बुद्धि के प्रकार बताइए, तो बुद्धि कई प्रकार की होती है। बात की जाए थॉर्नडाइक महोदय एक व्यक्ति हैं और जो है मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं मतलब कि बुद्धि का परिभाषा इन्होंने 3 प्रकार से बताई। मतलब कि बुद्धि का प्रकार इन्होंने कितना बताया? 3, कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सामाजिक बुद्धि अर्थात सोशल इंटेलिजेंस, दूसरी बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि अर्थात अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और तीसरी बुद्धि होती है मूर्त बुद्धि अर्थात जो है कंक्रीट इंटेलिजेंस। ओके, तो 3 प्रकार की बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि से अर्थ उस सामान्य मानसिक क्षमता से लगाया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझ पाता है
और ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध बहुत अच्छा होता है तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी अधिक होती है। तो उनके पास सामाजिक बुद्धि मतलब कि जिनके योग्यता ज़्यादा हो और साथ ही साथ योग्यता के साथ साथ उनकी सामाजिक वैल्यू हो, मतलब कि उनका जो सामाजिक मापदंड है उनको आते हो, तो सामाजिक बुद्धि उनके अंदर है। दूसरी बात, दूसरी प्रकार की जो बुद्धि है उसको अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है कि जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ सकता हो। ऐसा व्यक्ति जिसमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है प्रायः एक सफल कलाकार व गणितज्ञ होता है जिसमें अमूर्त बुद्धि होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी प्रकार की वे बुद्धि होती है जिसमें क्या होता है, तो मूर्त बुद्धि से हमारा मतलब होता है मानसिक क्षमता से, अर्थात जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग भी करता है। तो इस प्रकार की बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि के प्रकार को भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया क्या सा भाई, कि व्यक्तित्व का शील गुण उपागम बताइए। व्यक्तित्व का शील गुण उपागम क्या है, इसको बताने का प्रयास करें। बड़ी ही अच्छी जो है परिभाषा जो है, बड़ी ही अच्छा प्रश्न है कि व्यक्तित्व का शील गुण उपागम बताएं। ठीक है, व्यक्ति के शील गुण की बात की जाए तो जो है शील गुण को क्या कहा जाता है भाई, ट्रायल कहा जाता है। ठीक है, ट्रेल कहा जाता है और जो है व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहा जाता है। ओके, अंग्रेजी में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व का शील गुण उपागम बताएं। तो कैसे बताएंगे, आप लिखेंगे कि व्यक्ति की सभी अस्थायी विशेषताएं जिनके कारण व्यक्ति के व्यवहार में स्थिरता दिखलाई पड़ती है, शील गुण वही कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति की सभी अस्थायी विशेषताएं जिनके कारण व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति का जो भी व्यवहार है उसमें अगर स्थिरता आती है कि वो व्यवहार जैसा था उसका वैसा ही बना रहे। ठीक है, सॉरी, तो जैसा उसका व्यवहार पहले था वैसा ही बना रहे, मतलब स्थिर हो जाए। तो जब उसका व्यवहार में स्थिरता दिखलाई पड़ती है तो इसे ही हम व्यक्तित्व का शील गुण कहते हैं। हिलगार्ड तथा अन्य महोदय के अनुसार शील गुण से तात्पर्य उन विशेषताओं से होता है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप में भिन्न प्रतीत होता है। ये बात हिलगार्ड महोदय ने बताई। परीक्षणों के द्वारा यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि व्यक्ति किसी शील गुण के जो है सत्यक पर कहाँ पर है। व्यक्ति का शील गुणों के आधार पर वर्णन करना सामान्य सी बात हो चुकी है। एक व्यक्ति हैं अल्पोर्ड और एक व्यक्ति हैं आउबर्ट। दोनों व्यक्तियों ने शील गुणों की संख्या 17,953 बताई है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे जरूर प्रश्न पूछेगा कि शील गुणों की संख्या कितनी है, तो 17,953 है। किसने बताई है, तो आलपोर्ट एवं आउबर्ट महोदय ने बताई है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। कैटल ने कारक विश्लेषण के आधार पर 16 शील गुण बतलाए हैं। प्रत्येक शील गुण द्विध्रुवीय होता है, जैसे कि संयमी, सहृदय, संवेगात्मक, स्थिर, ये सब। ओके, 16 कारकों के लिए सांकेतिक नाम इन्होंने दिए हैं कैटल महोदय ने, ABCD इस प्रकार से Q तक। ओके, आदि दिए हैं। और व्यक्तित्व संरचना में लक्षण समष्टियाँ पाई जाती हैं। कोई व्यक्ति शांत, एकांत प्रिय, संकोची, दब्बू तो मतलब कि है तो वह अंतर्मुखी होगा। और शील गुणों का विकास जीवन भर चलता रहता है। प्रभावशाली गुणों में अस्थायित्व रहता है। शील गुण व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित, निर्देशित तथा प्रेरित करते हैं। शील गुणों पर परिस्थितियों का प्रभाव भी पड़ता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 9वां नंबर, सुषुम्ना नाड़ी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सुषुम्ना नाड़ी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुषुम्ना नाड़ी की बात की जाए तो जो है इसकी बनावट और स्थिति की बात की सुषुम्ना नाड़ी की, तो सुषुम्ना मनुष्य की रीढ़ की जो हड्डी होती है, अर्थात जो बैकबोन होती है, उसके बीच में रस्सी जैसी शक्ल के एक सफ़ेद पदार्थ के रूप में जो है स्थित होती है सुषुम्ना नाड़ी। और बात की जाए यह मस्तिष्क से कूल्हों तक स्थित होती है। यद्यपि इसका आकार रस्सी की तरह होता है, लेकिन यह छोटी उंगली से अधिक मोटी नहीं होती है। इसमें 2 तह होती है। ऊपर की तह श्वेत पदार्थ अर्थात व्हाइट मैटर की हो तथा नीचे की जो सतह होती है भूरे पदार्थ अर्थात ब्राउन मैटर की होती है। यदि इसके जो है क्रॉस सेक्शन को देखा जाए तो इसमें स्थित भरा पदार्थ H जो है शेप का प्रतीत होता है, H आकार का प्रतीत होता है। इस भूरे पदार्थ में क्रियावाही स्नायु और अंतः स्नायु आदि स्थित होते हैं।
ज्ञानवाही स्नायु सुषुम्ना तथा मस्तिष्क तक संदेश ले जाते हैं और क्रियावाही स्नायु क्रिया के रूप में मांसपेशी तथा ग्रंथि तक पहुंचते हैं। सुषुम्ना के एक ओर से 31 जोड़े और दूसरी ओर से 31 जोड़े ज्ञानवाही तथा क्रियावाही स्नायु से मिलते हैं। तो ये जो है सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हमने बताया। सुषुम्ना नाड़ी को अंग्रेजी में जो है स्पेनियल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके जो है कई चीज़ें होती हैं इसके बारे में। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हम किसी दिन चर्चा करेंगे विस्तार से। हालांकि अगर आपको इतना ही पता तो आसानी से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें। आगे समझते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, अगला प्रश्न क्या है कि संवेग किसे कहते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, संवेग किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि संवेग किसे कहते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो आप संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है। तो मीनिंग की बात की जाए तो संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा की इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबर शब्द से हुई है और इमोबर का मतलब होता है भड़क उठना या उद्दीप्त होना। और जब भाव की मात्रा बढ़ जाती है तब शरीर उद्दीप्त हो जाता है। इस उद्दीप्त अवस्था को ही हम संवेग कहते हैं। संवेगात्मक में व्यक्ति कभी कभी इतना अधिक प्रेरित हो जाता है कि जाति, धर्म, देश व मानवता के लिए बड़े बड़े कार्य करने को तत्पर भी हो जाता है। कठिन से कठिन कार्यों को भी पूरा कर लेता है अगर व्यक्ति इमोशनल हो जाए तो। आप देखते हैं खास करके जो है जो यहाँ की मूवीज़ होती हैं भारत की, उसमें इमोशन कार्य होता है। पहले हीरो को मारा जाएगा, उसके बाद में अचानक में उसे कोई याद आएगा, उसकी माँ बहन या फिर उसकी किसी को मारा होगा उसके रिलेटिव को, तो वही याद आ जाएगा। बस हीरो एकदम से मरा मरा हो जाएगा, फिर से उठेगा एकदम से मिट्टी उट्टी रगड़ के मुंह में और तुरंत फिर से गुंडों की पिटाई करना शुरू कर देगा। तो ये क्या होता है, ये आपका संवेग ही होता है, इमोशन ही होता है। संवेग की परिभाषा को देते हुए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बताया। क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा, दोनों हस्बैंड वाइफ है क्रो एंड क्रो, और दोनों ने कहा कि संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। क्या कहा कि संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। जबकि वुडवर्थ महोदय ने कहा क्या कहा कि प्रत्येक संवेग एक अनुभूति है और साथ ही साथ क्रियात्मक रूप भी है। एक व्यक्ति हैं जरसील्ड, और जरसील्ड महोदय कहते हैं कि संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने वाले अथवा उत्तेजित होने की दिशा को सूचित करता है। एक व्यक्ति हैं पीटी महोदय कहते हैं कि संवेग संपूर्ण व्यक्ति एक तीव्र उपद्रव है। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसमें व्यवहार, चेतन अनुभव तथा जो है अंतरा अवयव क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तमाम सारी बातें संवेग के बारे में बताई। संवेग की विशेषताएं भी कई सारी चीज़ें होती हैं। आप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन पूछे अर्थात संवेग की विशेषताएं पूछे तो क्या बताएंगे। पहली विशेषता होती है संवेग की कि मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति होती है इसकी। दूसरी बात की भाई कि शारीरिक परिवर्तन भी एक प्रकार से संवेगावस्था में शारीरिक परिवर्तन पाए जाते हैं, जैसे कि आंखों का चौड़ा या संक्रमित होना, हकलाना, कांपने लगना, ये सब जो है क्या होता है, ये सब संवेग की अवस्था होती है। तीसरी बात ये है कि 3 उपद्रव, मतलब संवेगात्मक में पहुंचते ही प्राणी के शरीर में 3 उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण से वह कठिन से कठिन कार्यों को भी आसानी से कर लेता है। चौथी बात यह है कि अंतरावयव परिवर्तन जो है होता है संवेग की विशेषताओं के अंतर्गत। संवेगात्मक में ऊपरी शरीर परिवर्तनों के साथ साथ आंतरिक परिवर्तन भी होता है, जैसे कि पेट में अंतड़ियों में परिवर्तन। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में इसे अंतरावयव परिवर्तन भी कहा जाता है। 5वीं विशेषता इसकी होती है उद्दीपक की आवश्यकता। 6वीं विशेषता होती है तीव्रता। उद्दीपक की आवश्यकता का मतलब होता है कि संवेगात्मक अवस्था उत्पन्न होने के लिए उद्दीपक की बहुत आवश्यकता होती है। ये उद्दीपक आंतरिक भी हो सकते हैं और बाहरी भी। तीव्रता 6वीं विशेषता इसकी होती है, ठीक। और 7वीं विशेषता एकाएक उत्पन्न होना इसकी एक विशेषता है। 8वीं विशेषता की आपात स्थिति में सहयोग करता है संवेग। और 9वीं विशेषता इसका कि विकासात्मक जो है विमात्मक रूप है। विमात्मक रूप माने होता है कि संवेग जो होता है सुख दुख के विमात्मक रूप को लेकर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं। जैसे हमारे संवेग जैसे हंसी, खुशी, प्रेम आदि सुख से संबंधित संवेग है, जबकि भय, क्रोध, घृणा ये सब दुख से संबंधित संवेग हैं, ठीक। 10वीं विशेषता इसके लिख सकते हैं सामाजिक स्वरूप। 11वीं मनो शारीरिक प्रक्रिया। 12वीं सार्वभौमिक, मतलब संवेग जो होता है किसी
किसी व्यक्ति विशेष में नहीं अपितु समाज के सभी लोगों में पाया जाता है। संवेग सार्वभौमिक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे हम समझते हैं, और भी तमाम सारे प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी सीरीज में आपके मिलेंगे, तो पढ़ लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों के पेपर लगे, इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो आपको दे दी जाए। ये केवल 5 प्रश्न करने होंगे आपके मतलब कि लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों के। खंड बा से प्रश्न लघुत्तरीय टाइप के पूछे जाएंगे और 200 शब्दों में इस प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, संवेग के जेम्स-लांजे सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जेम्स-लांजे सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेम्स-लांजे की बात की जाए तो जेम्स-लांजे जो है ये 2 व्यक्ति हैं। जेम्स-लांजे के सिद्धांत के जन्मदाता अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स हैं, जिन्होंने अपने संवेग संबंधी विचार 1884 ईस्वी में व्यक्त किए थे। लांजे महोदय की बात की जाए तो लांजे महोदय डेनमार्क के शरीरशास्त्री थे, और जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने संवेग संबंधी विचार को 1885 ईस्वी में व्यक्त किया था। चूँकि दोनों विद्वानों के विचारों में बहुत सारी समानताएं हैं, और इसी कारण से इस सिद्धांत को हम जेम्स-लांजे का सिद्धांत कहते हैं। और जेम्स-लांजे के सिद्धांत को और भी सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्नायु सिद्धांत को भी जेम्स-लांजे का सिद्धांत ही स्नायु सिद्धांत कहलाता है, अर्थात प्रीफेरल मतलब की थियरी कहते हैं अंग्रेजी में। और व्यवहार सिद्धांत अर्थात बिहेवियर थ्योरी के नाम से भी जेम्स-लांजे का सिद्धांत जाना जाता है। जेम्स-लांजे के संवेग सिद्धांत सामान्य विचारधारा के एकदम विपरीत है। सामान्य विचारधारा के अंतर्गत यह माना जाता है कि उत्तेजक का प्रत्यक्षीकरण प्राणी में भावात्मक रूप से होता है, और इसके पश्चात शारीरिक क्रियाएं होती हैं, और इन शारीरिक क्रियाओं का प्रकाशन ही संवेग का रूप लेता है। जबकि जेम्स के अनुसार संवेग के संबंध में सामान्य सिद्धांत मान्य नहीं है। इनका कहना है कि उत्तेजना के प्रत्यक्षीकरण के पश्चात शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और शारीरिक परिवर्तनों के पश्चात संवेग की अनुभूति होती है। जेम्स ने अपने सिद्धांत के समर्थन में निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया कि मान लेते हैं कि हम एक भालू देखते हैं, मान लेते हैं, और उसे देखते ही हम दौड़ने लगते हैं। वह दौड़ने की संवेगात्मक अनुभूतियों के होते ही हमें भय के संवेग का अनुभव होता है, हमें डर लगता है, और हम भागते हैं साथ साथ। तो ये कई चीज़ें जो कि यहाँ पर इन्होंने बताई जेम्स महोदय ने। ओके, इसमें आप देखेंगे तो शारीरिक परिवर्तनों से संवेग की अनुभूति होती है, और भी तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक, तो जेम्स-लांजे का सिद्धांत इस प्रकार से है कुछ। बहुत बहुत सॉरी। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर, अभिप्रेरणा से आपका क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरणा क्या होती भाई? अभिप्रेरणा की बात की जाए तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्राणी के प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को समझने के लिए अभिप्रेरणा प्रत्यय का अध्ययन अति आवश्यक होता है, और प्रत्येक प्राणी एक विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करता है, यह एक विवाद का विषय रहा है। उदाहरण के रूप में बात की जाए तो एक व्यक्ति दूसरे पर क्यों आक्रमण करता है, दूसरे पर क्यों हक जमाता है, और दूसरे व्यक्ति और वस्तुओं में क्यों रुचि लेता है, और दूसरों से क्यों संपर्क स्थापित करता है, और विभिन्न वस्तुओं का संग्रह क्यों पसंद करता है, वह अन्य व्यक्तियों के साथ क्यों रहता है, तमाम सारे प्रश्न, वह उपलब्धि के लिए क्यों प्रयास करता है, तमाम सारे प्रश्न जो हैं इसका जो है एक प्रकार से क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर जो है जो अभिप्रेरणा के मतलब अभिप्रेरणा के द्वारा ही कहीं ना कहीं पे इन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन जैसे कि आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो स्पीकर होते हैं वो मोटिवेशन देते हैं। तो मोटिवेशन को परिभाषित करते हुए एक व्यक्ति हैं मैकडोनाल्ड अभिप्रेरणा की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन की अभिप्रेरणा है, जो प्रभावात्मक उद्दोलन और पूर्व अनुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक विशेष आंतरिक कारक अथवा स्थिति है जो किसी क्रिया को शुरू करने एवं जारी रखने की प्रवृत्ति रखती है। अर्थात मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, और ऐसे मोटिवेशन आपको मिल जाए, अभिप्रेरणा मिल जाए, तो आप पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगेगा। जैसे अभी अगर कोई व्यक्ति जो है वीडियो देखता है तो उस दिन प्लान बनेगा, आप आज तो पढ़ डालेंगे, जितना पूरा का पूरा होगा सब आज पढ़ डालेंगे। लेकिन क्या होता है तो मतलब जो उसका अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन कहीं से मोटिवेशनल वीडियो आप देख लो तो खूब ज़्यादा एनर्जी रहेगी थोड़ा शरीर में, 1-2 दिन रहेगी, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, लेकिन रहेगी ज़रूर, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अभिप्रेरणा भी जो है आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है अंतर्जित जैविक
अभिप्रेरणा अर्थात जन्मजात अभिप्रेरणा, प्रेरणा अर्थात एक खुद में आप अभिप्रेरणा आपके अंदर खुद मतलब कि आपके अंदर बैठी हुई एक अभिप्रेरणा, और दूसरी अभिप्रेरणा जो है अर्जित या सामाजिक अभिप्रेरक होती है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बताया अभिप्रेरणा के बारे में। अगला प्रश्न चौथा नंबर जो है बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे है कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। और ये इसके बारे में पूछ रहा भाई, व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, और व्यक्तित्व की बात की जाए तो व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है। व्यक्तित्व की परिभाषा को देते हुए एक व्यक्ति हैं बोरिंग, बोरिंग महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व तथा अस्थायी समायोजन ही कहलाता है। अर्थात पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल्स जो है कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू हिज जो है इन्वायरमेंट। ओके, एक व्यक्ति है, उनका नाम है जो है बेल्टायन। बेल्टायन महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित परिस्थितियों का मतलब प्रवृत्तियों का क्या होता है, योग होता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है इसकी। ठीक, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है, इसको बताएं। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो है उसमें अंतर होता है। पहला अंतर ये होता है कि अंतर्मुखी जो विशेषताएं हैं इसकी व्यक्तित्व की, उसकी बात की है तो इनका व्यवहार आत्मगत बातों से निर्धारित होता है, जो अंतर्मुखी विशेषताएं हैं। और जो बहिर्मुखी विशेषताएं हैं इनका व्यवहार वस्तुगत वातावरण के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि जो अंतर्मुखी जो है होता है आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये शांत होता है, एकांत प्रिय होता है और कैसा होता है, रहस्यवादी होता है तथा कंपनी से अलग रहने वाला होता है। जबकि बात की जाए व्यक्तित्व की तो वो जो बहिर्मुखी विशेषताएं हैं ये बातचीत करने वाले, दूसरों से अच्छी तरह मिलने वाले, विश्वासी, कंपनी पसंद करने वाले लोग होते हैं। मतलब कि ये होते हैं, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले वो लोग होते हैं। ठीक, तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये व्यक्तित्व के दो जो एक प्रकार से प्रकार हैं व्यक्ति के माने जाते हैं। एक कुछ बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं जो कि जो है रुचियां और उनकी शक्तियां जो होती हैं वो बहिर्मुखी होती हैं, मतलब कि बाहर की ओर होती हैं। और ये व्यक्ति बाहरी या वस्तुनिष्ठ वस्तुओं पर अधिक ध्यान देते हैं। जबकि जो अंतर्मुखी होते हैं इस प्रकार के व्यक्तियों की रुचियां एवं शक्तियां अंदर की ओर होती हैं और मुड़ी हुई होती हैं। यह व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत और आत्मगत कारकों पर अत्यधिक मूल्य जो है प्रदान करते हैं। तो ये व्यक्तित्व के बारे में थी, व्यक्तित्व की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी अंतर जो हमने आपको बता दिया। ठीक, हालांकि और अंतर देखेंगे। तीसरा अंतर ये कि बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है आपका वो व्यवहार कुशल, समाज प्रिय तथा यथार्थवादी होता है। जबकि अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है वो असामाजिक, एकांत प्रिय तथा आदर्शवादी होता है। चौथा अंतर लिखेंगे कि जो है बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है इसका व्यवहार औचित्य द्वारा निर्धारित तथा व्यवहारिक होता है। जबकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की बात की जाए तो इनका व्यवहार कठोर नियमों तथा आदर्शों के अनुसार होता है। पांचवा अंतर आप लिख सकते हैं कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, जबकि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है ये भविष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। तो इस प्रकार से कई चीज़ें, जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है ये जो है वस्तुगत दृष्टिकोण वाले होते हैं ये, और जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है ये आत्मगत दृष्टिकोण वाले होते हैं। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व में निर्णयों पर देर से मतलब कि निर्णयों पर देर से निर्णय लेते हैं, और जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले निर्णयों पर शीघ्र ही अमल करते हैं। तो ये कई सारे अंतर जो हम थे हमने आपको बता दिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में क्या अंतर है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये भी अच्छा है आपका। प्रश्न है कि व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में क्या अंतर है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बुद्धि के बारे में प्रश्न पूछा गया, बुद्धि के मतलब व्यक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में क्या अंतर है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है भाई, व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में क्या अंतर होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग। चलिए, पहला प्रश्न आपके जो है इसका पहला अंतर होता है व्यक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का अंतर। पहला अंतर होता है
तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा एक समय में एक ही बालक की बुद्धि का मापन किया जा सकता है, जबकि सामूहिक जो है बुद्धि परीक्षण की बात की जाए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। दूसरा अंतर आप लिखेंगे कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का फलांकन कठिन होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि जो है परीक्षणों का फलांकन सरल होता है। तीसरा अंतर कि जो है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षणों में अधिक समय और अधिक धन की आवश्यकता होती है, जबकि सामूहिक परीक्षण में बुद्धि परीक्षण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है और अधिक लोगों का जो वृद्धि का मापन होता है जल्दी हो जाता है। चौथा अंतर इसका है कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग नैदानिक क्षेत्र में होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का क्षेत्र सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग शिक्षा के लिए अथवा सेना आदि में भर्ती के लिए होता है। तो ये अंतर थे जो कि हमने आपको बता दिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, 6वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 6वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ओके, 6वां नंबर प्रश्न है कि स्मरण करने की, क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न है कि स्मरण करने की विधियों का नाम उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है? स्मरण करने वाली विधियों का नाम उल्लेख कीजिए। स्मरण करने वाली विधियों का नाम उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है कि स्मरण करने वाली जो विधियां होती हैं उनका नाम उल्लेख कीजिए। स्मरण विस्मरण ये सब चीज़ें एक ही बात है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्मरण अलग है, स्मरण जो होता है उसका उल्टा होता है। तो स्मरण करने की विधियां आपसे पूछ रही हैं ना, तो स्मरण करने की विधियों का नाम उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्मरण करने वाली की विधियां, पहली विधि होती है पूर्ण विधि अर्थात होल मेथड, दूसरी विधि खंड विधि, तीसरी विधि मिश्रित विधि आप लिख दीजिएगा। चौथी विधि कौन सी? प्रगतिशील विधि। पांचवी विधि कौन सी है? अंतरयुक्त विधि। छठवीं विधि कौन सी हो सकती है आपकी? अंतरविहीन विधि, मतलब कि अंतरहीन विधि। और पांचवी कौन सी? सातवीं कौन सी विधि होती है? सक्रिय विधि। आठवीं कौन सी विधि है आपकी? आठवीं कौन सी विधि आपकी भाई? निष्क्रिय विधि। नौवीं आपकी कौन सी विधि? स्वर विधि। 10वीं कौन सी विधि? रटने की विधि। 11वीं कौन सी? निरीक्षण विधि। 12वीं कौन सी है? क्रिया विधि। 13वीं कौन सी है भाई विधि? विचार साहचर्य विधि। और 14वीं कौन सी है? साभिप्राय जो है स्मरण विधि। तो ये एक प्रकार से इतनी सारी विधियां थी। हमने क्या क्या बताया? जो है साभिप्राय स्मरण विधि, विचार साहचर्य विधि, क्रिया विधि, निरीक्षण विधि, रटने की विधि, स्वर विधि, निष्क्रिय विधि, सक्रिय विधि, अंतरहीन विधि, अंतरयुक्त विधि, प्रगतिशील विधि, मिश्रित विधि, खंड विधि, पूर्ण विधि। ये सब किसके हैं? ये सब स्मरण की जो है विधियाँ होती है, मेथड्स ऑफ जो है मेमोराइजिंग। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है, स्कीनर के अधिगम सिद्धांत की आलोचना कीजिए। स्कीनर महोदय के अधिगम सिद्धांत की क्या करें भाई? आलोचना करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। जो स्कीनर का अधिगम से संबंधित सिद्धांत था उसी की आपको क्या करनी है? आलोचना करनी है। ये बात आप ध्यान रखिए, क्या करनी भाई? आलोचना करनी है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसकी आलोचना करनी? तो स्कीनर के अधिगम सिद्धांत की। स्कीनर ने जो अधिगम सिद्धांत दिया था उसी की जो है आलोचना करनी है। स्कीनर महोदय ने जो है दो प्रयोग जो है प्रसिद्ध है इनके अधिगम को लेकर के, जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इनका, तो वो चीज़ जो है आप समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में दो प्रयोग इनका, एक तो इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक है, एक कबूतर पर प्रयोग किया था इन्होंने, और बात की जाए एक चूहे पर प्रयोग किया था और एक कबूतर पर प्रयोग किया था। ओके, अब प्रश्न क्या है आपसे कि स्किनर के अधिगम सिद्धांत का आलोचनात्मक जो है आलोचना कीजिए। तो आलोचना कैसे करेंगे भाई? आलोचना कैसे करेंगे? पहली बात ये है कि स्किनर का जो यह सिद्धांत है अधिगम का, तो स्किनर का जो सिद्धांत है इसमें विशेष प्रकार के सीखने हेतु विशेष प्रकार का अनुकूलन होना चाहिए, और यह सिद्धांत यह बताने में असफल हो जाता है कि उच्च विचारत एवं ऐच्छिक क्रियाएं आदि हम किस प्रकार करते हैं, ये बताने में असमर्थ है। दूसरी इसकी आलोचना कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट कौन सा लिख सकते हैं इसकी आलोचना में कि स्किनर सीखने में अंतनिष्ठ मतलब कि अंतिष्ठ का स्थान नहीं मानता है, और उसके अनुसार किसी समस्या का समाधान उसका सरल होना या उसमें उससे मिली जुली मतलब कि मिलती जुलती हल की गई समस्या का ज्ञान होना होता है, और इस प्रकार समस्या मतलब वर्तमान समस्या का पहले हल गई मतलब कि पहले ही हल की गई समस्या से अनुकूलन होता है। तो ये चीज़ जो है एक प्रकार से इसमें बताई गई है, तो ये भी आलोचना का फैक्ट है। तीसरा आलोचना का मुद्दा इसका ये है कि स्किनर महोदय ने
अपना अध्ययन जो है निम्न स्तर के जानवरों तक ही सीमित रखा, क्योंकि उनका व्यवहार सरल होता है और उनके चारों ओर की परिस्थिति को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। अतः मानवीय अधिगम की व्याख्या करने में यह सिद्धांत असफल रहा। ये जानवरों के लिए तो ठीक है, लेकिन मानवीय सिद्धांत मतलब कि मानव के ऊपर ये नियम उतना सही लागू नहीं हो पाता है। ये इसकी आलोचना। चौथी आलोचना आप लिख सकते हो कि यद्यपि सक्रिय मतलब कि जो है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का यह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, परंतु यह सभी प्रकार के सीखने की पर्याप्त जो है व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो कुछ मात्रा में सही है और कुछ मात्रा में इसकी भी आलोचनाएं हैं। तो आगे समझते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का मतलब कि अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का क्या बताएं भाई, जो है शैक्षिक महत्व बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैसे बताएंगे भाई शैक्षिक महत्व इसका पावलोव महोदय के, लिखे भाई। पहला जो है इनका पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है उसका शैक्षिक महत्व यही है कि ये इनका सिद्धांत है, ये विधि बालकों में आचरण और पठन पाठन संबंधी कुछ जो है स्वाभाविक क्रियाओं के लिए अनुकूलित करने के लिए उपयोगी है। दूसरी बात ये है कि यह अनुशासन स्थापित करने में सहायक हो सकती है। तीसरी बात है कि यह विधि छात्रों के अनेक मानसिक रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। चौथी बात है कि इस विधि के द्वारा बालकों को बुरी आदतों में परिवर्तन या बदलाव लाया जा सकता है। पांचवी बात यह है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों को वांछित विषयों के ज्ञान के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। और छठवीं इसकी विशेषता है पावलोव के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व ये है कि इससे क्या होता है कि बालकों में सुलेख लिखने की मतलब कि सुंदर लिखने की, कला बनाने की, चित्रकला करने की, इन सभी विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। सातवीं इसकी जो है शैक्षिक महत्व ये है कि इस विधि में पुनर्बलन तथा पृष्ठ पोषण की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जिससे छात्रों को संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण दिया जा सके। और इसमें आठवीं बात आप लिख सकते हैं कि आधुनिक शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के लिए अनुकूलित क्रियाओं का सिद्धांत अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। इसके माध्यम से छात्रों को अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग और उसे होने वाले लाभ के लिए सम्मत किया जा सकता है। ये कई प्रकार के जो है महत्वपूर्ण सच जो कि हमने आपको बता दिए। 9वां प्रश्न आपके समक्ष है कि भ्रम से आप क्या समझते हैं तथा भ्रम के कारण भी बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भ्रम के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया कि भ्रम से आप क्या समझते हैं, भ्रम के कारण तथा प्रकार बताइए। तो क्या लिखेंगे भाई भ्रम के बारे में। तो भ्रम की परिभाषा को देते हुए एक व्यक्ति हैं जो है आईजेनेक महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, आईजेनेक और उनके साथियों ने सम्मिलित रूप से परिभाषा दी 1972 ईस्वी में और कहा कि विषयगत प्रत्यक्षीकरण की वास्तविकता में अंतर ही क्या होता है, भ्रम होता है, अथवा किसी वस्तु का गलत प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, भ्रम होता है। कोई वस्तु है या कोई जानकारी है, उसका आप अगर गलत तरीके से उसको प्रकट कर रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप से ला रहे हैं किसी के सामने, तो वही आपका भ्रम होता है। एक व्यक्ति हैं एटकिंस और हिलगार्ड महोदय, दो व्यक्ति, एक हिलगार्ड है और एक जो है एटकिंस है। इन दोनों की परिभाषा है 1983 में दी गई परिभाषा कि इन्होंने कहा कि भ्रम एक प्रत्यक्षीकरण होता है जो गलत होता है। क्या भ्रम एक प्रत्यक्षीकरण होता है जो कि क्या होता है, गलत होता है। ठीक, ये बात बताई किसने भाई, ये बात किसने बताई, तो जो है एटकिंस महोदय मतलब कि एटकिंसन और हिलगार्ड महोदय ने बताया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार परिभाषा को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को जब गलत प्रकार का प्रत्यक्षीकरण होता है तो उसे ही भ्रम कहा जाता है। रात में रस्सी को सांप समझना अथवा धूप में बालू को चांदी समझना, ये सब क्या होता है, यही सब आपका भ्रम होता है। पेड़ की झुकी हुई टहनी से सांप का प्रत्यक्षीकरण करना भ्रम का ही उदाहरण है। अंत में पेज के शब्दों में कहा जा सकता है कि भ्रम एक वास्तविक जो है संवैधानिक प्रभाव का गलत प्रत्यक्षीकरण होता है। और भ्रम की बात की जाए तो भ्रम की चीज़ें बताई जाए तो इसकी और परिभाषाएं हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि भ्रम उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण है परंतु गलत प्रत्यक्षीकरण है। दूसरी बात ये कि जो है भ्रम जो होता है एक मानसिक प्रक्रिया है। तीसरी बात यह है कि भ्रम के लिए भौतिक उद्दीपक का होना क्या होता है भाई, अनिवार्य होता है। अब क्या पूछा गया प्रश्न में और कारण भी पूछा गया है। तो भ्रम के कई कारण हो सकते हैं।
जो है भ्रम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इल्यूजन, मतलब कि इल्यूजन कहा जाता है, इल्यूजन कहा जाता है। तो भ्रम के कई कारण होते हैं। पहला कारण है आपका ज्ञानेंद्रिय दोष, दूसरा कारण है प्रत्याशा, तीसरा कारण है समानता, चौथा कारण है आवश्यकता, पांचवा कारण आपका होता है प्रसंग, छठवां है आपका विरोध, सातवां है चिंता या भय, आठवां कारण है आपका नवीनता, और नौवां कारण है नेत्र जो है गति, और 10वां कारण हो सकता है संपूर्णता, 11वां है आदत, 12वां कारण हो सकता है अपूर्ण प्रत्यक्षीकरण, और 13वां कारण आपका कौन सा हो सकता है, सुझाव। ये सब भ्रम के क्या है भाई, कारण है। भ्रम के प्रकार पूछे तो भ्रम की बात की जाए तो भ्रम, पहला प्रकार भ्रम का कौन सा होता है, भ्रम पहला प्रकार सामान्य भ्रम, दूसरा प्रकार कौन सा, व्यक्तिगत भ्रम, तीसरा कौन सा होता है, और व्यक्तिगत भ्रम में ही आप देखेंगे तो लंबवत क्षैतिज भ्रम, म्यूलर लायर भ्रम, और ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा जो भ्रम होता है आपका, ये क्लियर हो गई आपकी बातें। चलिए, तो भ्रम के बारे में आपकी सारी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं आपको। खंडशः से दीर्घ टाइप के प्रश्न हैं ये। 5 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। देखेंगे पहला प्रश्न कौन सा है कि मनोविज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता का वर्णन करें, प्रयोगात्मक विधि की सविस्तार व्याख्या करें। प्रश्न क्या है, मनोविज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता का वर्णन करें, प्रयोगात्मक विधि की सविस्तार से व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है। अगला प्रश्न आपके लिए एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है कि ध्यान की परिभाषा दीजिए, ध्यान के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, बुद्धि क्या है, बुद्धि के स्वरूप एवं सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आएगा तो पढ़ लीजिएगा। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के स्वरूप को और सिद्धांतों को पढ़ लीजिएगा, 10 नंबर आपको मिलेगा। और मनोविज्ञान की परिभाषा वगैरह पढ़ लीजिएगा तो आपको 10 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। 2 प्रश्न तो आने नहीं तय है एकदम से। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व तो आना न तय है। एक प्रश्न चाहे लघुत्तरी में चाहे लघुत्तरी में एक प्रश्न जरूर आएगा व्यक्तित्व को लेकर के। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपसे है कि स्नायु की संरचना, प्रकार तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये 4 प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होंगे। एक प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों में लिखना होगा। ठीक, ये बात ही आप ध्यान रखेंगे। 10 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न के उत्तर करने को। आपको बता दें कि जो है यहीं पर आपका वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन हिंदी साहित्य का पेपर आपका लगा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हिंदी साहित्य का ये वीडियो देख लीजिएगा। क्या आपको हिंदी की और मॉडल पेपर चाहिए, तो अगर चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं और भी मॉडल पेपर आपको दे दूंगा। और आपको बता दें कि जो है भूगोल का मॉडल पेपर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ये वाला ये अपलोडेड हो चुका है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब कि ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो ये वीडियो भी देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है। इसमें हमने मॉडल पेपर को तो बताया, लिखित मॉडल पेपर ही है ये, लेकिन एक प्रकार से रिवीजन क्लास के तौर पर आपको दे रहा हूँ। रामबाण वीडियो है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।